आज मैं इस्तांबुल को खरीद लूंगा। मैं यहाँ का कोना कोना, चप्पा चप्पा, छुपा छुपा, छुपा छुपा क्या होता है यार, मैं यहाँ का हर एरिया और हर कोना विजिट कर लूंगा। चले आप मेरे साथ, अभी निकलें, फौरन चलें। चलो चलिए, बैठो पीछे यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी मैं टर्की के अंदर हूँ और यहाँ पे जो है जी हम आज हाया सोफिया के अंदर फिर रहे हैं। अच्छा, ये वीडियो मैंने 2019 के अंदर कोविड से पहले शूट की थी। इसका मतलब इसके तो कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि अब पब्लिकली एक्सेसिबल हैं ही नहीं, क्योंकि उस जमाने के अंदर होता था ये हाया सोफिया म्यूजियम और अभी ये मस्जिद बन चुकी हुई है। ये देखें, ये जो भी मेन गेट से मैं एंटर हो रहा हूँ, ये बेटा ये अब ऐसे नहीं है, ये चेंज हो गया सब कुछ। एक्सक्लूसिव फुटेज है ये। चेक किया आपने, मतलब भाई ने कितनी दूर अंदेशी की है यहाँ पे। अच्छा, वर्दी स्यापा पे आ गया, किंदे अपनी चीज़ें जमा करा के आगे चलो। अच्छा, हाया सोफिया की हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। ये एक बेसिकली एक चर्च था जो कि जस्टिनियन द फर्स्ट, एक रोमन एम्परर था, उसने बनवाया था। ये उस जमाने का वन ऑफ द बिगेस्ट और ब्यूटीफुल चर्च था। लोग देख के हैरान रह जाते होते थे। लेकिन जब ओटोमन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि इस्तांबुल का पुराना नाम है, फतह कर लिया, तो फिर इस चर्च को एक मस्जिद के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। इसीलिए आपको यहाँ पे बाइजेंटाइन एम्पायर के दौर के मोज़ेक्स और इस्लामिक कैलीग्राफी दोनों साइड बाय साइड नजर आती है। लेकिन चर्च के ज़माने की चीज़ें अब कवर कर दी गई हैं, जैसे जीसस और वर्जिन मैरी की पिक्चर आप देख रहे हैं, ये अब कवर कर दी गई है। तो ये एक पीस ऑफ हिस्ट्री है, एक ऐसी फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप मेरी तारीफ करो ना यार कमेंट सेक्शन में, बड़ा मज़ा आएगा मुझे। सो टू सम अप, ये क्रिश्चियन मोज़ेक्स थे जो कि इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट के बाद इन्होंने सब हटा दिए और यहाँ पे इस्लामिक कैलीग्राफी सारा कुछ लिख दिया हुआ। लेकिन फिर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जब टर्की बना तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जो कि इनका फर्स्ट प्रेसिडेंट था, उसने टर्की को एज अ सेक्युलर नेशन पेश किया और इसको एक म्यूजियम डिक्लेयर कर दिया। तो फिर ये क्रिश्चियन आर्ट और इस्लामिक कैलीग्राफी साइड बाय साइड नजर आने लगी सको। लेकिन फिर 2020 के अंदर तैयब अर्दोगान ने इसको दोबारा एक मस्जिद बना दिया, तो सारी क्रिश्चियन मोज़ेक्स वगैरह सारे रिमूव कर दिए गए। रिमूव तो नहीं, खैर इन पे पर्दा डाल दिया। मतलब आज आप जाएंगे यहाँ पे आपको नजर नहीं आएंगे। मतलब ये एक्सक्लूसिव फुटेज है। मतलब जितना मैं अपना शुक्रिया अदा करूँ ना, उतना शुक्रिया अदा कम है। मतलब एनीवे, हाया सोफिया क्रिश्चियनिटी से लेके इस्लाम तक का एक इम्प्रेसिव ब्रिज है, आप ये कह सकते हैं। अच्छा, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये इंपीरियल गेट का पार्ट है और ये अब क्लोज ऑफ कर दिया गया प्रिजर्व करने के लिए इसको। सो अब यहाँ से जनरल पब्लिक एंटर नहीं हो सकती और पुराने ज़माने के अंदर यहाँ पे सिर्फ बैजेंटाइन एम्परर्स जो होते थे ना, वो यहाँ से एंटर करते होते थे, इसलिए इसको इंपीरियल गेट कहते हैं। अच्छा, ये है अपर गैलरी। यहाँ पे टूरिस्ट वाली एरिया है जो कि 25 यूरोज़ आप देते हैं यहाँ पे और ऊपर पहुँच जाते हैं। और ऊपर से आप बर्ड्स आई व्यू देखते हैं मस्जिद का। नीचे मस्जिद जो भी लोग नमाज़ पढ़े होते हैं, मुसलमान फ्री जा सकते हैं नीचे जाकर नमाज़ वगैरह पढ़ें, लेकिन टूरिस्ट एरिया जो है ना, यहाँ पे को फीस दे के एंटर होना पड़ता। तो जी शुक्र है मुसलमान हूँ, मैं तो जाकर फ्री में नमाज पढ़ाया था। लेकिन ऊपर जब मैं गया था ना, तब ऊपर जाने की फीस नहीं थी, तो मैं वहाँ पे मुफ्ता दौड़ आया हूँ। तो लेकिन ऊपर से जो व्यूज़ है ना यार, वो बड़े कमाल है। यहाँ से जो मेडेलियंस नज़र आते हैं ना, जिन पे अल्लाह लिखा हुआ है, मोहम्मद लिखा हुआ है और फर्स्ट 4 कैलिप्स के नाम लिखे हुए हैं, वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं यहाँ से और बड़ी स्पिरिचुअल फील आती है यहाँ पे। और ऊपर से मेहराब का व्यू भी बहुत खूबसूरत लगता है। और बाइजेंटाइन क्रिश्चियन दौर के अंदर ये जगह ऑल्टर के तौर पर यूज़ होती थी। Alright, so we have to go down from this tunnel, or like ancient staircase kind of thing. इस रास्ते से आप अपर गैलरी के अंदर आते जाते हैं। ये बहुत ही स्टीप है, पत्थर की दीवारें और स्टोन का फ्लोर बहुत ही स्लिपरी है, लेकिन यहाँ पे आप हिस्ट्री को महसूस कर सकती हैं। एंड आई पर्सनली लव दिस प्लेस। और इसी के साथ हमारा हाया सोफिया का ट्रिप खत्म होता है। Finally made it! हाया सोफिया के बिल्कुल सामने इस्तांबुल के दिल के अंदर खड़ी है एक और आइकॉनिक सी जगह। इसको लोग ब्लू मॉस्क के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका असली नाम है सुल्तान अहमद जामी। इस मस्जिद को 1609 के अंदर तमीर करवाया था सुल्तान अहमद द फर्स्ट में। उनकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी तब। टोटल 8 सालों के अंदर ये मस्जिद कंप्लीट हुई थी और आज भी ये ओटोमन आर्किटेक्चर का एब्सोल्यूट मास्टरपीस है। इतनी ग्रैंड मस्जिद है कि ये अराउंड 10,000 लोगों को एक साथ होल्ड कर सकती है। और इस मस्जिद में 20,000 इज़्निक टाइल्स का यूज़ किया गया है, जो कि बहुत खूबसूरत है। और इस मस्जिद की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये मस्जिद बनी थी तो इसके 6 मीनार थे और उस वक्त मस्जिद अल हरम के भी 6 मीनार थे। तो लोगों ने काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल समझा था इस बात को ना। तो जिसके जवाब के अंदर सुल्तान अहमद ने मस्जिद अल हरम के अंदर एक और मीनार बनवा दिया था, तो वहाँ के मीनार 7 हो गए थे। तो इस मस्जिद का आगाज़ काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुआ था। एनीवे, अंदर से ये मस्जिद इतना खूबसूरत इंटीरियर है कि इंसान कसम से दंग रह जाता है। इमेजिन कर सकते हैं आप कि यहाँ पे खड़े होकर नमाज पढ़ना इंसान को कितना सुकून मिलता होगा और लाखों लोग यहाँ पे नमाज अदा करते हैं। सो ये थी ब्लू मॉस्क। यहाँ पे फेथ, आर्किटेक्चर और आर्ट सीमलेसली ब्लेंड हो रही हैं सारी चीज़ें और एक एक्सपीरियंस है ये। आप यहाँ पे आएंगे, आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगी सारी चीज़ें और ये हमेशा आपको याद रहने वाला एक्सपीरियंस है। अच्छा, अब चलते हैं इस्तांबुल की ग्रैंड बाज़ार के अंदर।
ये ऐसे है कि पोर्टल खुला है एक और आप एक डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर एंटर हो गए हो। यहाँ एक अजीब सी ना आपको विंटेज वाइब आती है। बेसिकली ये बाजार जो था वो सुल्तान महमद II के दौर के अंदर बना था और ये आज भी दुनिया का सबसे पुराना और कदीम बाजारों में से एक है। सिर्फ नाम में ग्रैंड नहीं है, ये एक्चुअली बहुत ही ग्रैंड बाजार है। लेकिन मेरे भाई मुझे यहाँ पे आके समझ आया कि इन्फ्लेशन होती क्या है। मेरे भाई अगर आप शरीफ इंसान हो, सादा इंसान हो, आपसे बार्गेनिंग नहीं होती तो आप यहाँ पे ना आना, क्योंकि आप यहाँ पे लुट जाओगे, आपका कख नहीं बचेगा, बर्बाद हो जाओगे। 5 रुपए की चीज 50 लाख की लेके आ जाओगे। इधर शॉपिंग करनी है तो अपनी अम्मी के साथ आना, आपसे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे बार्गेनिंग से बात शुरू होती है, बार्गेनिंग पे बात ही एंड होती है। आप लेकिन टर्की के सुवेनियर्स और लोकल चीज़ें लेने के लिए यहाँ पे ज़रूर आएँ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, आप इंजॉय करेंगे। लोग भी अच्छे हैं यार। लो जी, सारा दिन वारागर्दी करके अब रोटी खाने आ गए हो। अच्छा, एक चीज़ आपने हमेशा करनी है, वो ये है कि जिस भी कंट्री के अंदर जाओ ना आपने वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि मतलब यू लिव लाइक अ लोकल, यू नो, आपको एक ऑथेंटिक वाइब आएगी। तो जी रात का मौसम है, मैं ट्रेन के अंदर बैठ के आ गया हूँ गलाटा टावर, जो कि ओल्ड साइड ऑफ इस्तांबुल के अंदर है। So I'm at the Galata Tower right now, which is basically a lighthouse, and yeah, you can see the whole of Istanbul from here. 14th सेंचुरी का ये टावर, मतलब इसका एक मकसद था कि आपने डिफेंस को ऑब्जर्व करना है। यहाँ से आपने यहाँ पे खड़े होकर देखना है कि समुद्र से कोई चवल मारने तो नहीं आ रहा। यहाँ से आती जाती शिप्स पे और शहर पे नजर रखी जाती थी ताकि आने वाले डेंजर से पहले ही अवाम को आगाह कर दिया जाए, क्योंकि इस एरिया में सिक्योरिटी बहुत चाहिए थी। और अब ये सिर्फ एक व्यू पॉइंट है, लेकिन क्या व्यू है, ओए होए होए, थले गोल चक्कर सिटी व्यू, उत्ते दे चक्कर ही कोई नहीं पाई, क्या व्यूज हैं जी। ये सामने आप गलाटा ब्रिज देख सकते हैं और ये सब कुछ बोस्फोरस स्ट्रेट का पार्ट है। मतलब ये वो जगह है जो यूरोप और एशिया को सेपरेट करती है। मतलब ये वो वाटर बॉडी, मतलब ये इधर नू यूरोप, उधर नू एशिया। क्या बात है यार, ये ऐसी किसी कंट्री को ये खुशकिस्मती नसीब हुई है, मुझे ये बताओ, पहले कभी नहीं हुई किसी को। सो यहाँ पे व्यूज 10 आउट ऑफ 10, गूज़बम्प्स। चलते हैं हम गलाटा ब्रिज। यार ये ब्रिज पे लोग फिशिंग कर रहे होते हैं, आप यहाँ पे वॉक कर सकते हो, मज़े की वॉक है यहाँ की, ठीक है। और सुहाना खूबसूरत मंजिल, और मतलब कुछ डीप कहना चाह रहा हूँ मैं। He's got something. Let me see. Yeah. Nothing? No. Ah, my guy over here is a legend. He is a legend. He got a big fish. Big fish? Good. Tamam. Yay. Mustafa aşağıda. Yay. I can see you now. Yes. Yes. Right in the bag. Yay. Yay. That's great, man. Thank you. Take care. Yeah? लो जी, खतरे का निशान लाते हैं उन्होंने। किंदे है डेंजर, फ्री वाईफाई, लोग इकट्ठे हो जाते थे। Alright guys, so we're about to go to the palace. I don't know what it's called, forgot the name, but I've got to carry a lot of stuff like umbrella because it's raining today. टोपाकापी पैलेस, यहाँ से आप कह लें कि ओटोमन एम्पायर ने अराउंड 400 साल तक रूल किया है पूरी दुनिया को इतनी ख्याल में तो जितना भी एरिया उन्होंने किया है। अच्छा, दुनिया जिस कोने भी चल जाओ ना, तानो चाइनीज टूरिस्ट लब भी जान गए कितने ना कितने। एनीवे 15th सेंचुरी में बना था ये टोपाकापी पैलेस। सुल्तान महमद II ने बनवाया था जब उसने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह किया। तो उसने कहा जी अब तो सिस्टम यहाँ से चलेगा। तो मेन जो था ना पॉलिटिकल रॉयल सेंटर बन गया ये। मतलब उस वक्त के दुनिया का सबसे पावरफुल जो एम्पायर था उसके सारे डिसीजन यहाँ से लिए जा रहे थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टोपाकापी पैलेस ना एक सिंगल बिल्डिंग नहीं है, एक पूरा ये कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर कोर्टयार्ड्स हैं, चैम्बर्स हैं, किचन्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, गार्डन्स हैं। मतलब उनने किया सी जी सारा कुछ जो है इत्थे ही आके रख दो, मैनू बाहर निकलने की जरूरत ही ना पवे। और ये है फर्स्ट कोर्टयार्ड जो कि पैलेस का सबसे पब्लिक हिस्सा था। यहाँ गार्ड्स रहते होते थे, ऑफिशियल्स आते जाते थे, मतलब मीटिंग शीटिंग करनी होती थी ना हल्की फुल्की, तो वो यहाँ पे कर लेते थे। और आज भी अगर आप यहाँ पे वॉक करते हैं तो एक बहुत ही पीसफुल सी वाइब आती है यार। मतलब दरख्त है, ओपन है, हवा में मतलब नमी सी है। वो तो बारिश हो रही है ना, लेकिन मतलब वो बर्ड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं बर्ड्स की जो अच्छी लगती होती है इंसान को, मतलब वो कर रहे हैं, ठीक है। एनीवे सो पैलेस के इस हिस्से में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहा होता था। यहाँ पे काउंसिल मीटिंग्स होती थी और यहाँ से स्टेट डिसीजंस लिए जाते थे और यहाँ से ओटोमन एम्पायर का ब्यूरोक्रेसी ऑपरेट करता था। अच्छा, थर्ड कोर्टयार्ड बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे सुल्तान अहमद III की लाइब्रेरी है जो कि ओटोमन एम्पायर की इंटेलेक्चुअल लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा थी। ये लाइब्रेरी 1719 के अंदर तमीर की गई थी और ये जो टूल आप देख रहे हैं ये यहाँ की फाउंडेशन खोदने के लिए यूज हुआ था। और यहाँ पैलेस
पैलेस के प्रिंसेस, स्कॉलर्स और एलीट स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे जो कि इस्लामिक साइंसेस, पोइट्री, फिलोसफी और पॉलिटिक्स तक पढ़ते थे। यहाँ पे रेयर मैन्युस्क्रिप्ट और इस्लामिक टेक्स्ट भी प्रिजर्व किए जाते थे और यहाँ का आर्किटेक्चर इंतहाई खूबसूरत है। इमेजिन करें अर्ली 18th सेंचुरी के अंदर आप यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं और यहाँ पे मतलब आजकल के कारी साहब वैसे नहीं है, यहाँ पे लिटरेचर, फिलोसफी इस तरह की चीज़ें भी पढ़ाते होते थे। मतलब प्रॉपर एक सीन था यहाँ पे। और यहाँ पे आप लाइब्रेरियंस के मैनिक्यून्स देख सकते हैं और ये ऐसे लाइब्रेरियंस नहीं थे कि बस बुक रख दी उठा दी, यहाँ पे पढ़ाते थे, नॉलेज प्रिजर्व करते थे, यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह लिखते होते थे। ऑटोमन एम्पायर में नॉलेज को पावर माना जाता था, इसीलिए पैलेसेस के अंदर लाइब्रेरी जरूर बनाई जाती थी। लाइब्रेरी का डोम और डेकोरेशन भी ऑटोमन आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। गोल्डन डिटेल्स और ज्योमेट्रिक पैटर्न इस्लामिक आर्ट की एक खास पहचान है और इसीलिए ये लाइब्रेरी इस पैलेस की जान है। अच्छा, आप यहाँ से निकले तो पैलेस का सबसे इंपॉर्टेंट और होली हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको कहते हैं चैम्बर ऑफ होली रेलिक्स। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फेमिंग अलाउड नहीं थी, लेकिन ये पैलेस का सबसे होली हिस्सा है। यहाँ पे होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन है, उनके दांत मुबारक जो गज़वे उहद के अंदर शहीद हो गए थे, उनका कुर्ता मुबारक और उनके दाढ़ी के बाल भी यहाँ पे हैं और हज़रत बीबी फातिमा का कुर्ता मुबारक भी है यहाँ पे। इसी तरह और भी काफ़ी मुकद्दस चीज़ें हैं यहाँ पे, काश मैं आपको दिखा सकता। इस एरिया के अंदर 24 घंटे तलावत चलती रहती है, तो यहाँ की होलीनेस का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी चीज़ें तो आपको दिखा नहीं सकता, तो आप यहाँ की छत की तमीर और इसकी खूबसूरती देखें तो यहाँ से हम अंदाजा लगाएं इसके अंदर चीज़ें कितनी खूबसूरत होंगी, जो कि हमारे लिए एज ए मुस्लिम तो बहुत ही मुकद्दस हैं। तो ये सब ज़ियारतें करने के लिए आप यहाँ पे ज़रूर आएँ और यहाँ से हम आगे निकलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। ये देखें, यहाँ पे वज़ू करने की जगह बनी हुई है। इस एरिया के अंदर डिफरेंट लिविंग क्वार्टर्स हैं जो कि किंग के जो खास लोग होते थे ना, वो यहाँ पे रहते होते थे, जैसे कि प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स हो गए और यहाँ पे कुछ वजीर वगैरह हो गए, वो यहाँ पे रहते थे। यहाँ से आप सीधा आगे जाएं तो प्रीवी चैम्बर आ जाता है। प्रीवी चैम्बर क्या था जी? वो सुल्तान की जो थी ना प्राइवेट रेजिडेंस थी। मतलब अब हम सुल्तान के घर के अंदर पहुंच रहे हैं जहाँ पे वो रहता था अपनी मतलब बीवियों के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ। ओ हेलो, दरवाजे में ताला लाया हुआ है यार। तो जी बादशाह सलामा जब दरवाजा खोलते थे तो देखें यार इनका मेन सहन कितना प्यारा है, अरेबिक कैलीग्राफी हुई है यहाँ पे। शीशे देखो कितने बड़े लाए हुए। देखो मेरी पहुंच देखो, मैं सुल्तान के घर ही नहीं घुसा, मैं उसकी टॉयलेट के अंदर घुस गया हूँ। मैंने मतलब कोई एरिया छोड़ा नहीं है उसके घर का देखने का ना। यार आप लोग चेक करें, मार्बल की टॉयलेट्स, रॉयल बाथ्स, मतलब महिलाओं के साथ वो यहाँ पे रंगरलियां मनाते होंगे, वो इसलिए ये सारे थे तो थोड़े अंदर से कमी नहीं थे ना। ये देखें गोल्ड के शावर, गोल्ड के टब्स, मतलब इतनी महंगी महंगी चीज़ें बाथरूम में लगाई हुई हैं। फेंकने सा जवाल आ गया भाई, तुम इतना नहीं हरकत करोगे तो जवाल ही आएगा ना। तो जी मैंने कहा यहाँ से आगे निकलते हैं, कोई और कमरा वगैरह देखते हैं। तो लेकिन आगे एक और टॉयलेट आ गई। मेरे भाई ये कौन लोग हैं, ये क्यों नहा रहे हैं इतना? भाई इनको सूसू के ज़्यादा आ रहा है या इनको लूज मोशन लगे हैं, क्या चल के रहा है यहाँ पे? शुक्र है जी अब हम प्रीवी चैम्बर के जो मेन हॉल उसके अंदर एंटर हो गए हैं। और यहाँ पे आप टाइल्स वगैरह देखें, बड़ा लग्जरी टाइप की सीटिंग बनाई हुई है। यहाँ पे खास लोग बैठते होंगे, पता नहीं यहाँ पे बैठ के डिसीजंस लेते होंगे। यहाँ पे वो अदल इंसाफ का जो निज़ाम है वो कायम करते होंगे, होपफुली करते होंगे, भाई हमें क्या पता। लेकिन जी ये सुल्तान साहब की प्राइवेट बैठक थी, यहाँ पे ऑडियंस एरिया भी था। आई मीन यू कैन इमेजिन कि यहाँ से कितने डिसीजंस लिए गए होंगे जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट किया होगा। तो जी सुल्तान के घर से बाहर निकले और आप इसकी बालकनी के अंदर आए तो जी आपको पूरा इस्तांबुल का व्यू नजर आता है। तो जी ये था टोपाकापी पैलेस। पैलेस नहीं कहूँगा बल्कि एक पूरी दुनिया ही है अपने अंदर। ये ऑटोमन एम्पायर की ग्लोरी इस्तांबुल की हेरिटेज का एक जीता जाता शिकार है। ये आप यहाँ पे आए, इसको विजिट करें और मज़ा पाएं। So right now the plan is we're gonna go from the European part of Istanbul to the Asian part of Istanbul. So today I'll be in 2 continents. इस्तांबुल दुनिया के उन चंद शहरों में से है जो कि 2 कॉन्टिनेंट्स पे बसे हुए हैं। और ये जो वाटर बॉडी आप देख रहे हैं इसको बोस्फोरस स्ट्रेट कहते हैं, जो कि एक नेचुरल बॉर्डर है बिटवीन यूरोप एंड एशिया। और ये थ्रू आउट द हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट रहा है क्योंकि ये ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਆ? ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ? हेलो। तो चाहे बाइजेंटाइन एम्पायर हो या ऑटोमन एम्पायर, जिसने बोस्फोरस स्ट्रेट पे कब्जा किया उसने यहाँ का पूरा खित्ता रन किया। एनीवे आप यहाँ की स्काईलाइन देख सकते हैं। आप देखें यहाँ पे आप कैसी मॉडर्न बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये सारी यूरोपियन साइड है। और अभी आप जो देख रहे हैं वो डोलमाबाशी पैलेस है जो कि 19th सेंचुरी का पैलेस है और काफ़ी खूबसूरत है अंदर से भी। बाहर से देखो फिलहाल। ये साइड यूरोप है और ये साइड एशिया है। अच्छा जी, अब मैं पहुंच गया हूँ रूम अली फोर्ट्रेस पे और यहाँ पे ऊपर जा ही जा रहा हूँ।
ठंड लगवाई जा रहा हूँ। तो जी मेरी बोट राइड का ना पिट स्टॉप है यहाँ पे रूमली फोर्ट्रेस पे। रूमली फोर्ट्रेस इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ओटोमन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल यानी इस्तांबुल, जो कि उस वक्त बाइजेंटाइन एम्पायर के कंट्रोल के अंदर था, फतह करने की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मकसद सिंपल था, बोस्फोरस स्ट्रेट को कंट्रोल करना ताकि बाइजेंटाइन एम्पायर की जो सप्लाईज है वो सारी कट ऑफ कर दी जाए ताकि वो सरेंडर करने पे मजबूर हो जाए। टोटल अराउंड 5-6 महीने लगे थे इसको बनवाने में। सुल्तान महमूद II ने बनवाया था और 7वें महीने ओटोमन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह कर लिया था। तो जी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट्रेस है। आप अंदर से इसका व्यू देख सकते हैं, काफी खस्ता हालत के अंदर है, लेकिन बाहर से आप व्यू देखें तो यार आपको दूसरी तरफ से सिटी नजर आती है। बहुत ही कमाल व्यू है। और सामने जो आपको ब्रिज नजर आ रहा है वो बोस्फोरस ब्रिज है जो कि यूरोपियन साइड और एशियन साइड को कनेक्ट कर रहा है। तो जी मेरी बोट राइड का पिट स्टॉप ये खत्म हो रहा है। अभी मैं वापस जाऊंगा एशियन साइड से होता होता, और ये जो है ये एशियन साइड है और ये सामने मेडन टावर आप देख सकते हैं जो कि एशियन साइड के अंदर है। और जी ये मेडन टावर की स्टोरी तो बड़ी कमाल है क्योंकि किसी को पता ही नहीं ये बना कब था और क्यों बना था। तो सारी कहानियां ही हैं इसके बारे में। कुछ लोग कहते हैं ये बिफोर क्राइस्ट बना था, 11,000 के अंदर बना था, ये जो भी हिसाब किताब है। तो इसके साथ साथ जी मेरा व्लॉग भी ख़त्म हो रहा है और मेरी एनर्जी भी ख़त्म हो रही है। तो अभी अब आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मिलेंगे। तो प्लीज़ जो भी करते होते हैं मतलब वो गंदी गंदी चीज़ें सब्सक्राइब वगैरह वो कर दें, मेहरबानी।